हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एजुकेशन मास्टर क्लास में स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आपके बीच आपके शहर में पैनल भी आ गया है, ठीक है। और पैनल एक अच्छे समय पे आया है, कहा जाए तो आपको क्रैश कोर्स का काम करेगा। हम लोग अभी सब्जेक्ट की ओर मूव ना करके बिहार सरकार द्वारा, क्योंकि सब्जेक्ट A to Z नहीं पढ़ाने का मेन रीज़न अभी ये है, आपको सब्जेक्टली मोड में नहीं ले जाने का मेन रीज़न ये है कि आपका परीक्षा नज़दीक आ गया है और आप कहीं ना कहीं किसी न किसी इंस्टीट्यूट में आप लगभग एडजस्ट करके मिला जुला के आप पढ़ लिए होंगे। अभी आपको हम जीरो से स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मेरा प्रयास रहेगा, जो आपको बिहार सरकार द्वारा इंटरनेट पे मॉडल पेपर डाल दिया गया है, जिस बच्चे के पास मोबाइल है वो जा कर के ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। बहरहाल 10-12 दिन के बाद देखिएगा मार्केट में आपको 5-5 सेट अर्थात सभी सब्जेक्ट का बिहार सरकार का मॉडल पेपर आपको मार्केट में आ जाएगा। अभी एक सेट डाला है जो आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल अर्थात मैथमेटिक्स मॉडल सेट 1। और ये सेट आपको कारगर कहाँ साबित होगा? आपका सेंटअप जो परीक्षा होने जा रहा है, सेंटअप परीक्षा बिहार सरकार द्वारा इसीलिए लिया जाता है, लगभग आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है और ये स्कूल का आपका अंतिम एग्जामिनेशन होगा। फाइनल एग्जामिनेशन के लिए आपको कहीं ना कहीं से सेंटर आपको चुनना पड़ता है, तो आप सेंटर पे जाना पड़ेगा। तो चलिए आज हम गणित को लेकर के चलेंगे और हर सब्जेक्ट के टीचर हमारे पास उपलब्ध है। जस्ट आपके बीच पुनः SST का आपके बीच आया जाएगा हमारे गणेश सर के द्वारा। बहरहाल अभी हम मैथ को आगे बढ़ा रहे हैं। मैथ के इस सेट को हम लोग 2 पार्ट में बांट करके अध्ययन करेंगे। फर्स्ट पार्ट में 1 से लेकर के 100 ऑब्जेक्टिव का आपका सोल्यूशन देंगे। हालांकि परीक्षा हॉल में 100 का 100 मत बनाने लगेगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। यहाँ हम सिखाने के लिए आपको 100 देंगे और 1 पार्ट आपको सब्जेक्टिव लाएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने मूल टॉपिक का। कुछ इसका इंस्ट्रक्शन है, देख लीजिए। कुल प्रश्नों की संख्या 138 है। 138 होने का मेन रीजन ये हुआ, 100 ऑब्जेक्टिव है और 38 क्वेश्चन है जो सब्जेक्टिव है। उस 38 में 30 प्रश्न आपको 2 नंबर वाला पूछा जाएगा, जिसमें आपको 15 बनाना होगा। बहरहाल हम सब्जेक्टिव वाले में सब क्वेश्चन सोल्यूशन कर देंगे। और 8 प्रश्न आपका पूछा जाएगा 5 नंबर, जिसमें आपको 4 ही बनाना है, लेकिन यहाँ हम 8 का 8 सोल्यूशन आपको देंगे। 100 नंबर का कुल पेपर होगा, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये है, यहाँ पे आपका 100 नंबर का पूछा जाएगा। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। ये इंस्ट्रक्शन पहला सेट है, इसीलिए बता रहा हूँ। अगले सेट में हम ये इंस्ट्रक्शन नहीं बताएंगे। हालांकि ये आप इन शब्दों से आप रूबरू होंगे। दाहिनी और हाशिए पर दिए अंकों का पूर्णांक निर्दिष्ट है, यानी कहने का सेंस, जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है उस क्वेश्चन के जस्ट बगल में आपको 2 नंबर या 5 नंबर या 4 नंबर वो आपको दे देता है, जितने नंबर का आपका प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा बिहार बोर्ड द्वारा मिलता है, तो इनको ध्यान रखिएगा। आप 15 मिनट क्या लीजिएगा, फटाफट पढ़ के आप समय बचा लीजिएगा, ठीक है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में है, खंड अ और खंड ब। खंड अ में कुल मिलाकर के आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा और खंड ब में आपको सब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, ओके। तो ये खंड अ और खंड ब 2 सेशन में आपको मिलेगा। यहाँ दे दिया गया है कुल 100 प्रश्न, जिसमें आपको 50 प्रश्न ही बनाना है। बहरहाल यहाँ पे हम 100 ऑब्जेक्टिव आपको अभी बताएंगे। 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रथम 50 उत्तरों का मूल्यांकन कंप्यूटर द्वारा किया जाएगा। एक चीज़ सीख लीजिए, जब गोला रंगिएगा तो बच्चे क्या करते हैं, 1 से लेकर के मान लीजिए कि आप 50 में 35-40 को बना दिए, फिर आगे जाकर के जब ये 52-53 होने लगेगा ना, तो शुरू से लेकर के 60 या 70 के बीच में अगर 50 को आपका पुड़ गया, उतना ही काउंटिंग करता है। आप सोचिएगा कि चलो 10 को एक्स्ट्रा बना देते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो फूक के जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा 1 से लेकर के 100 तक, वो पहले बना लीजिएगा और उसमें 50 को मतलब गिन के ही बनाइएगा। ये नहीं कि 51 को बना दीजिएगा। जब ये 51 बनाइएगा तो लास्ट वाला को आपका काउंटिंग नहीं करेगा, तो इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले हल्का हल्का टिक मार करके रखिएगा क्वेश्चन पे, उसके बाद OMR शीट पर आप रंगिएगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। OMR उत्तर पत्रक में दिए गए सही वृत्तों को काले या नीले बॉल पॉइंट से ये आपको गोला लगाना है। ये सब क्या है आप तो लगभग जानते हैं। कहीं नाखून कुछ बच्चे क्या करते हैं, बदमाशी, रंगना है, ए रंगा गया अभी और 9 से खुदिया करके ऐसे कर देते। ऐसा नहीं करना है प्लीज़। ऐसा करोगे तो गया काम से। गलत रंगा गया तो रंगा, क्या हो गया। जब भी उसको नाखून से करिएगा तो हो सके TF कर दे। TF तो नहीं घिंचा जाता है, लेकिन मशीन में कहीं आपका फंस गया वो, तो ऐसा नाखून से रगड़ने का आदत मत लगाइएगा। खंड ब में कुल 30 प्रश्न है, जिसमें 15 प्रश्न का उत्तर देना है। शुरू में हम बता दिए। चलिए समय नहीं लेंगे आपका ज़्यादा, हम लोग सीधा प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आइए, हाँ, अब यहाँ आपका ये प्रश्न है, इस प्रश्न को पढ़िए। हालांकि इस प्रश्न से आप रूबरू होंगे।
ये पहले चैप्टर का प्रश्न कहा जाए 92/115 का सरलतम रूप क्या होगा। सरलतम का मतलब होता है छोटा, नहीं। अब मन में देखिए कटता खुटता होगा तो काट दीजिए। हालांकि 92 जो होगा, जब देखिए कितना मर्तबे में कटता है 92, छोटा रूप कितना हो गया। अगर देखा जाए 9 2 11 5 2 7, यानी ये तो लगभग 3 से नहीं कटता है। अब मन में सोचिए अब कितना से कटेगा, 3 से नहीं, तो यहाँ 46 दूना 92, 23 का जाएगा नहीं। ये हो गया आपको 92/115। और सोचिए 4 मर्तबे में हम लोग काट करके देखते हैं, नहीं 4 से तो नीचा ऊपर कटेगा ही नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा। सोचिए आप लोग कितना मर्तबे में काटा जाए तो ये आपका शॉर्ट फॉर्म आएगा। 9 2 11 3 तो कटेगा नहीं। आप 46 है ना, 23 से काटिए तो 23 से कट जाएगा पक्का। कहिए 23 चौका कितना होता है 92, 23 का 23, 23 दूना 46, 23 तिया 69, 23 चौका 92। 23 से झटा नीचा मारिएगा तो 23 पंचे आपका कितना होता है 115। माने कितना आ गया 4/5। ऑप्शन बी देखिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका बी। तो गोला बी को क्या कीजिएगा, रंगिएगा। देखिए हम अभी नर्वस हो रहे थे, नहीं ऐसे ही आपको होगा, कटने रहा क्या होगा, प्रेशर भी नहीं आना है। आराम से एक बोतल पानी लेकर के जाए, थोड़ा एक घटा मार दीजिएगा, उसके बाद थोड़ा देखिएगा। कभी कभी होता है ना, मिलता नहीं रहता, कट रहा है ना कि नहीं कट रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न अपना सेकेंड की ओर कह रहा है 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितने परिमेय हो सकता है। ये प्रश्न कई बार पूछता है, तो इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। 2 परिमेय संख्या के बीच लगभग आपको ये अनंत, तो गलत हो जाएगा, ये कैसे सिलेक्ट क्लीन करना पड़ेगा ना, सॉरी। क्या है कि हम पहली बार बना रहे हैं ना, तो इधर उधर होगा, बैलेंस मैनेज कीजिएगा। ठीक है, हाँ यहाँ हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा, ये अनंत हो जाएगा। 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या खींच सकते हैं या लिख सकते हैं। कैसे, जैसे 1 और 2 है ना, तो 1.1 यह भी एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो पिवट क्यू के रूप में। हम अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, परिमेय और परिमेय, सम विषम, भाज्य अभाज्य। बस एक क्वेश्चन खाली सुन लीजिए, आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको 4 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, आपको 2 है। सबसे छोटी भाज्य 4 है। क्यों भाज्य 4 हुआ, वैसी संख्या जो 1 से कटे, अपने आप के अलावा कोई दूसरों संख्या काट देना है। तो 4 एक इकलौता ऐसा संख्या है, मतलब शुरुआती छोटा, जो 1 से कटता है, खुद से कटता है, और कोई बाहरी संख्या 2 से कटता है। तो सबसे छोटी आपका भाज्य में 4 है, सबसे छोटी अभाज्य में कितना आ जाएगा, आपको 2 हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तीसरे नंबर प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न को देखेंगे कैसे हो रहा है ये प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। हाँ, आप लोग जानते होंगे शांत और अशांत के बारे में। हम लोग अंश और हर में, अंश यानी ऊपर वाले डाटा को अंश कहते हैं और नीचे वाले डाटा को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो हमको कहाँ ध्यान देना है, हर के ऊपर। इस हर का फैक्टर केवल अगर 2 के फॉर्म में हो, या 5 के फॉर्म में हो, या 2 गुने 5 यानी 2 5 के फॉर्म में हो, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और यदि 2 और 5 के अलावा, जैसे कि 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 को जब फैक्टर करोगे तो 2 या 3 यानी 3 तो यहाँ चोर पहुँचिए गए ना। यानी नीचे वाले डाटा अगर 3 आ जाए, 9 आ जाए, तो ये आपको अशांत होता है। तो यहाँ देखिएगा कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार आपको शांत है। पहले हम लोग क्लीन कर लेते हैं इसको। 7/88 आपसे शांत पूछा है। 88 में कहिए 11 चोर है, जब तोड़िएगा तो 11 8 88 यानी 11 आ गया ना, तो ये तो अशांत हो जाएगा। 21 को तोड़िएगा तो यहाँ कहिए 7 तिया कै 7 के, यानी यहाँ भी 7 आ गया चोर। हमें शांत के लिए केवल 2 2 का फॉर्म होना चाहिए, या 5 का फॉर्म होना चाहिए, या 2 5 का फॉर्म होना चाहिए, तो वो भी गड़बड़ हो गया। 1600 आता है आपको। क्यों, हाँ जब भी शांत अशांत ढूंढना है तो पहले काट भी लीजिए, अगर कट जाए तो। देखिए यहाँ कटता है, कहिए 3 पंचे 15, और 5 से यहाँ काटिए, 5 तिया 15, 5 दूना 10 यानी 320 पंचे 1600। 320 को तोड़िएगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 32 गुने 10, और 32 को तोड़िएगा तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 10 को तोड़िएगा तो 2 गुना 5। माने हम नीचे वाले इसको अगर फैक्टर करते तक 2 और 5 मिलता है। अपना पूछा था कौन सा शांत है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, शांत। ये सब क्या हो जाएगा, अशांत। कैसे ढूंढते हैं अशांत, यानी हमको अंश पे तो ध्यान ही नहीं देना है, किसका फैक्टर करना है, नीचे अंश में भांग दिया रहे, धतूर दिया रहे, इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें हर पे ध्यान देना। 11 110 है ना, तो इसको ऐसे आप फटाफट तोड़ लीजिएगा, 11 गुने 10। तो जब ये 11 आ गया, ये चोर आ गया। शांत के लिए केवल अगवे 2 होना चाहिए, या 5 होना चाहिए, या 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या तीसरा की ओर। तीसरा हो गया ना, चौथा। ये कह रहा है कि डी वाई स्क्वायर बहुपद है, ध्यान दीजिएगा, डी वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। ये दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन हो गया ना। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जब भी कभी भी पूछ ले आपसे, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और यहाँ से 2-3 फॉर्मूला आप देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि ये जब ये द्विघात समीकरण है तो शून्य कितना देगा, 2, और दोनों शून्य को हम लोग मानेंगे, एक को अल्फा और एक को क्या मान लेंगे, बीटा। और 2 फॉर्मूला यहाँ से दिमाग में सेट कीजिएगा। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा लिख दिया, इसका मतलब हो गया शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का योगफल होता है माइनस बी बट्टा ए। वहीं शून्यकों का गुणनफल अगर पूछ लिया जाए तो कितना होता है आपको, सी बट्टा ए। आपसे क्या पूछा गया है, शून्यकों का गुणनफल पूछा गया है, यानी सी बट्टा ए। अचर पद आपको कितना है यहाँ पे, तो अचर पद ए है, और आपका नीचे ए यानी एक्स स्क्वायर के बगल में जो डाटा होता है ना उसको ए माना जाता है। तो अपने पास वाई स्क्वायर के बगल में डाटा कितना है, डी है, तो नीचे क्या दे देंगे, डी। ऐसा ऑप्शन देखिए आपको ए बट्टा डी ऑप्शन दरभंगा में, डी में आपको देखने को मिलेगा। हम लोग दरभंगा से बिलोंग करते हैं इसलिए दरभंगा बुला रहा है, तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा, ठीक है। तो ए बट्टा डी ये शून्यकों का गुणनफल हो गया अपना ऑप्शन डी। यहीं पर आपसे योगफल पूछ लेता तो कितना होता आंसर, यानी x के गुणांक को हम लोग b कहते हैं, यहाँ पे x का गुणांक b है ही, और फॉर्मूला का माइनस, यानी हम लोग देते माइनस b, और बट्टा में a का जगह पे कितना देते थे हम लोग, d। जब आपसे पूछता शून्यकों का योगफल तो आंसर हो जाता माइनस b बट्टा d। हालांकि आपको माइनस b बट्टा d आपको ऑप्शन फंसाया नहीं है, कहीं फंसा भी सकता था, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। कह रहा है रूट 18 का परिमेयकरण गुणांक क्या है। ये बहुत सुंदर प्रश्न है। परिमेयकरण गुणांक का मतलब होता है, पहले परिमेय और परिमेय, एक बात ध्यान रखिएगा। देखिए पहला चैप्टर से अभी क्वेश्चन दागा जा रहा है, जितना क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से दागा जा रहा है। आप रूट 18 को बोला है, ऐसा फैक्टर क्या आएगा अपरिमेय वाला जो इसको परिमेय बना दे। परिमेय कहने का सेंस जो रूट के अंदर ना हो, अर्थात पी बट्टा क्यू के फॉर्म में हो, और अपरिमेय का मतलब जिसका हम वर्गमूल ज्ञात नहीं होगा। अगर रूट 18 को तोड़िएगा, यहाँ पे रूट 18 को अगर तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 तिया 9 दूना 18। ये दोनों जोड़ी बन के घोड़ी पर चढ़ के आगे निकल गया 3, ठीक है ना। अंदर में फसल रह गया क्या, रूट 2। ये जुगाड़ खोजेगा भाई कहाँ हो गया है रूट 2, ताकि हम शुद्ध बन जाए, हम भी जोड़ी पर बना के घोड़ी पर चढ़ जाए। हम लोग का मिथिला में जोड़ी बना के घोड़ी पर चढ़ना मतलब विवाह शादी होता है। खैर यहाँ पे अगर रूट 2 लगा दीजिएगा ना ये वाला, तो इसका बोला परिमेयकरणीय गुणांक क्या है, यानी ये है अपरिमेय। जो रूट में फसल हो क्या है, अपरिमेय। ऐसा कौन चीज से गुना कर दे ताकि परिमेय हो जाए। माने हम है कुमार है, हमको विवाह कैसे हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या है ना, इस रूट 18 में ऐसा कौन सा फैक्टर से गुना करे ताकि परिमेय हो जाए, रूट 2 से। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी। चलिए कुछ मजाकियल शब्द होना चाहिए ताकि आनंद आते रहे बीच बीच में, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। बहुत सुंदर क्वेश्चन सब पूछा जा रहा है। देखिए पहले ही बता दिए थे आपको, नहीं क्या पूछा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। अगर सबसे छोटी भाज्य पूछता तो कितना आंसर होता, 4। यहाँ सबसे छोटी अभाज्य पूछा है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है अपना, 2 है, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, ये क्या हो गया जी, 7वां प्रश्न होगा अब, क्योंकि हम लोग का भी एक्सपीरियंस का थोड़ा सा क्या है ना अभाव है इस पैनल पे, तो थोड़ा इधर उधर हो जाए तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। देखिए यहाँ दिया है a बराबर बी क्यू प्लस आर, और ये थ्योरी है आपका। देखिए पहले चैप्टर से दाग रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। यूक्लिड साहब बोला है, बचपन में आप सीखे होंगे भाग भाग से क्वेश्चन दिया है ना, कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, नहीं यानी 2 संख्या रहता है जिसमें बड़ी संख्या को यहाँ पर a इंडिकेट कर दिया गया, छोटी संख्या को b इंडिकेट कर दिया गया। जैसे कि अगर हम 10 में 3 से भाग दे दे, 10 में 3 से भाग दे दे तो 3 तिया 9 और यहाँ 1, यानी जिस संख्या से भाग देते उसको भाजक कहते हैं, जिसमें भाग दिए उसे भाज्य कहेंगे, और जितना मर्तबा लगेगा वो भागफल। ये हो गया आपका शेषफल। आपसे प्रश्न पूछा गया a बराबर बी क्यू प्लस आर में a और b धनात्मक पूर्णांक है, तो r का मान हमेशा क्या होता है। देखिए यहाँ पर अपना जो r है 1 आया ना, 1 हमेशा देखिएगा जितना से भाग देते हैं ना उससे छोटा होता है। यानी यहाँ पे देखिएगा इस r के लिए कंडीशन एनसीईआरटी में दिया है ऐसा
और ऐसा लिखा है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आर शेष 0 से बड़ा है, मुंह बाया माने बड़ा। अब बी तरह से देखिए मुंह सुटकल है, यानी बी से छोटा होना चाहिए। आर का वैल्यू 0 के बराबर भी हो सकता है। अब ऑप्शन ढूंढिए अपना। यहाँ पर बी क्या है? बी से बड़ा है आर, कभी जीवन में ये वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शेष जो होता है बी से हमेशा छोटा होना चाहिए। यहाँ पर देखिए बोल रहा है 0 से छोटा होना चाहिए शेष, कभी भी भाग में शेष माइनस में नहीं जाता है। यह ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोकस। यहाँ पर देखिए मामला फिट लग रहा है कि बी से छोटा होना चाहिए आर, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। आई होप कि आप इस प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर का मान हमेशा इस थ्योरी को दिमाग में सेट रखिएगा कि 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर या बी से छोटा होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न है अपना 8वां नंबर प्रश्न। कह रहा है निम्नलिखित में परिमेय संख्या क्या है? बता ही दिए हैं। परिमेय संख्या वैसा संख्या जो p बटा q के रूप में हो, उसके अंदर रूट तो रहना ही नहीं चाहिए। जो रूट में फसल रह गया वो क्या है? आपका अपरिमेय है। यहाँ देखिए परिमेय के बगल में अपरिमेय बट गया, तो इसको भी क्या बना दिया? अपरिमेय। ये नहीं होगा परिमेय। और रूट 8 है, इसको तोड़ेंगे हम लोग। कैसे तोड़ेंगे? 2 दूना 4 दूना 8, ये दोनों तो जोड़ा बन गया, माने 2 तो बाहर निकल गया, यहाँ पर 2 तोड़े में दबाल रह गया, माने यो क्या है? अपरिमेय हो गया। और रूट 7 भी क्या है? अपरिमेय, इसका कोई जोड़ी बना नहीं। अब यहाँ पर देखिए रूट 5 से रूट 5 सुबह है, सुबह दोनों कट गया और कट खोट के कितने दे दिया? 6 प्योर। इसमें रूट बचले नहीं रहा। कहने का सेंस अपना जो ऑप्शन हो जाएगा डी, ये है आपका परिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे। अब प्रश्न संख्या 9 की ओर। 9वां नंबर प्रश्न है, सेलेक्ट करना पड़ता है तब ऊपर जाता है ना। कह रहा है निम्नलिखित बहुपद एक्स स्क्वायर बी एक्स यानी 12x प्लस 35 के शून्यक क्या है? इस बार आपसे शून्यक पूछ दिया है। शून्यक जब भी पूछ दे तो फटाफट या तो गुणनखंड करके निकाल लीजिए, नहीं लेकिन वैसे बनाइएगा जब 2 नंबर का, तो दोनों क्या है इसमें? शून्यक धनात्मक है कि बराबर है कि ऋणात्मक है, या एक धनात्मक या दूसरा ऋणात्मक, इसका गुणनखंड कर लीजिए फटाफट। कैसे गुणनखंड करेंगे? यह आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 बराबर 0। 35 को पहले तोड़िए। इधर क्यों आता गणेश जी से? 35 को तोड़िए। 35 को जब तोड़िएगा तो 7 पंच 35 और 7 और 5 को जोड़ दीजिएगा तो 7 5 12 पूरा है। कहने का सेंस 7 और 5 तो कन्फर्म है, लेकिन ये धनात्मक है कि ऋणात्मक, इसकी पहचान देखिए कैसे करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस हम इस 12x को ऐसे लिख सकते हैं 7x प्लस 5x प्लस 35 बराबर 0। ये 7 5 कहाँ से लाया? बराबर बार बार दिक्कत करता है। इसमें से x कॉमन लीजिए। जब भी x कॉमन लीजिएगा तो इसमें बच जाएगा x प्लस 7, और यहाँ 5 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ भी बच जाएगा x प्लस 7 बराबर 0। हाथ टच तो नहीं करते हैं। ये x और 5 को एक बार आप एक बक्सा में रख लीजिए। हालांकि ये दोनों कॉमन हो गया है, माने x प्लस 7 बराबर में क्या है आपका 0। जब यहाँ से देखेंगे x प्लस 5 से ये प्लस वाला 5 को उधर फेंकिएगा तो माइनस में आ जाएगा, और यहाँ से भी x बराबर प्लस वाला 7 किस में आ जाएगा? आपको माइनस में। कहने का मतलब अभी हम ऑब्जेक्टिव अंदाज में बनाए हैं, पूरा डिटेल में नहीं बनाए, लेकिन दोनों वैल्यू आपका ऋणात्मक आया, माइनस में आया। ऑप्शन ढूंढिए। आपका बोल रहा है कि दोनों का दोनों क्या आएगा? आपका निगेटिव में आएगा, ऋणात्मक होगा। हो सके आपके ऑप्शन में -7 और -5 दिया रहे तो वो भी हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे और 10 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अब थोड़ा कम समय लेंगे हम, क्योंकि आपको लगभग कुछ थ्योरी हम बता दिए, थोड़ा फास्ट में खींचेंगे। कह रहे हैं आपके अपरिमेय संख्या 121 को तोड़िएगा ना तो ये 11 का फैक्टर है। 11 11 121। कहने का सेंस 11 बाहर निकल गया, परिमेय है। ये देखने में अपरिमेय है, लेकिन जब बाहर निकालेगा तो ये परिमेय होगा। 27 को जब तोड़िएगा तो 27 को तोड़ने के दौरान 3 3 9 अतिया 27, 2 को 3 के बदला एगो 3 बाहर हो जाएगा और एगो अंदरे में रह जाएगा। और आपसे अपरिमेय संख्या ही डिमांड कर रहा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। बाकी 196 14 का वर्ग है, 14 बाहर निकल जाएगा। 289 17 का है तो 17 बाहर निकल जाएगा। आपका अपरिमेय संख्या पूछा गया, जो रूट के अंदर फंस जाए वो क्या आपका अपरिमेय, दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। बहुपद 5y² - 25 के शून्यक आपसे डिमांड किया गया है। कैसे निकालेंगे? नाम है इसका शून्यक। शून्यक कहने का सेंस बराबर में शून्ना, शून्ना माने 0। अर्थात यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5y² - 25 का क्या बोला गया आपको? शून्यक निकालने के लिए
हम ऐसे 5y² बराबर इस -25 को उधर ले जाइएगा तो कौन चीज़ में चला जाएगा, प्लस में, माइनस वाला डाटा प्लस में जाता है। इस 5 से इस 25 को काटिएगा तो कितना मरतबे में कट जाएगा, 5 मरतबे में, 5 एकम 5, इधरों 5 से झटा मारिएगा तो 5 मरतबे में फूट जाएगा। माने y बराबर कितने हो जाएगा, इस स्क्वायर को जब उधर फेंकिएगा ना तो ये रूट में आ जाएगा और ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आ जाएगा। कहने का सेंस अपना जो शून्य का आया है, एक प्लस में √5 और एक माइनस में √5, ढूंढिए कहाँ पर है, एक प्लस में √5 और एक माइनस में √5, यानी ऑप्शन सी में है आपका, एक प्लस में √5 और एक है आपका माइनस में √5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 12 नंबर, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल 3 और -40 है, तो द्विघात बहुपद क्या है, यहीं पर पहले बता देते उसके बाद हम ऑप्शन लाएंगे। द्विघात बहुपद के बारे में हम लोग जानते हैं, इसका व्यापक रूप क्या होता है द्विघात बहुपद का, ax² + bx + c, आपका व्यापक रूप हो गया। यहीं पे आपसे शून्यकों का योगफल पूछे तो अल्फा + बीटा बराबर -b बताइए। सर ये अल्फा बीटा क्या है, हम शून्यक मान लिए हैं, द्विघात बहुपद से 2 ही शून्यक आएगा। अगर अल्फा डॉट बीटा की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका c बताइए, लेकिन सूत्र की बात करूँ द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, तो x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा डॉट बीटा होता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तो x² का x² दे दीजिएगा माइनस, सवाल में लिखा है एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल, यानी पहले योग लिखा है, यानी ये जो 3 है ना योग दिया है, योग किसका, अल्फा + बीटा का, अर्थात यहाँ पे हम इस अल्फा + बीटा की जगह 3 चिपका देंगे और यहाँ पे x लगा देंगे। बाद में दिया है गुणनफल, गुणनफल का वैल्यू कितना आपको -40 है, तो यहाँ पे आपको -40 देना पड़ेगा। अगर मैं इसको सही से लिख दूँ तो ये अपना आंसर आ जाएगा x² - 3x, अब प्लस माइनस कितना हो जाएगा आपको 40 हो जाएगा। 1 मिनट, ये कैसे कटता है, मिटता कैसे है, अच्छा इरेजर है ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अलग से लिख देते हैं। चलिए गलत हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा x² - 3x, ये प्लस माइनस माइनस आपको 40 हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन हम देखेंगे कि x² - 3x - 40 कहाँ पे है, किस ऑप्शन में है। प्रश्न संख्या 12 के लिए हम आते हैं नीचे वाले पेज में तो मिल जाएगा, ठीक है। x² - 3x - 40 आपको ए नंबर में आ गया, यहाँ पे आप इसको टिक आउट कर सकते हैं। कैसे आया समझ में आ गया ना, x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा डॉट बीटा पर हम लोग ज्ञात कर लिए। आइए प्रश्न संख्या हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न है आपका 13 नंबर, युग्म समीकरण x + 2y = 4 है, 2x + 4y = 8 है, तो इसमें पूछा गया आपसे कि इसका हल कितना होगा। हल के लिए आपको 3 थ्योरी बताया गया होगा। क्या है थ्योरी, जब a1 / a2 बराबर नहीं आवे b1 / b2 का, तो जब इससे इसका 4 आंसर आता है। क्या क्या, जब आपसे हल पूछेगा तो एक हल निकलेगा और इस एक हल को हम अद्वितीय हल भी कहते हैं। ग्राफ पूछेगा तो प्रतिच्छेदी होगा, अर्थात एक ग्राफ दूसरे ग्राफ को काट देगा। और जब एक हल दे या 2 हल दे या 1000 हल दे यानी अनेक हल, जो समीकरण आपको हल देता है वो संगत होता है, जो हल नहीं दिया वो क्या होता है, असंगत। तो जब आप इसी प्रश्न में आपसे पूछ लेता कि संगत है कि असंगत, अगर ऐसे कंडीशन को फॉलो करता है तो वो संगत हो जाएगा, ठीक है। और आपसे पूछेगा इसका ये ग्राफ इसका क्या होगा, तो प्रतिच्छेदी। तो यहाँ हम देखते हैं हमसे डिमांड क्या किया गया है कि इसमें हल आपसे पूछा गया है। x के बगल में नहीं कुछ तो आप कितना मान लीजिए, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, आप पहले फाइंड कीजिए a1 / a2। a1 का वैल्यू x के बगल वाला डाटा को ले लीजिए और a2 यहाँ के x के बगल वाला डाटा को ले लीजिए, यानी 1/2 आ गया। फिर हम ज्ञात करेंगे b1 / b2। b1 हो गया y के बगल वाला जो गुणांक है वो हो गया b1 और y के यहाँ पे बगल वाला गुणांक क्या है 4। अगर इसको काटिएगा तो ये भी 1/2 होगा। जब दोनों डाटा आपको बराबर आ जाए, a1 / a2 और b1 / b2 बराबर आ जाए, तो हम लोग चलते हैं c1 / c2 भी ज्ञात करना पड़ेगा। अगर नहीं आता ना बराबर तो यहीं पर ब्रेक लगा देते और आंसर चिपका देते, लेकिन संयोग ऐसा है कि यहाँ पे दोनों बराबर आ गया तो हमें c1 / c2 भी निकालना पड़ेगा। c1 / c2 के लिए c1 का वैल्यू कितना यहाँ पे दिया है, अगर 4 को इधर लाइएगा तब माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा, या इधर से भी आप बना सकते हैं। सीधा कहिए ना 4/8, काट खोट के कितना आ जाएगा 1/2। यानी यहाँ जो अपना कंडीशन फॉलो कर रहा है a1 / a2 बराबर b1 / b2 और बराबर c1 / c2।
C1/C2। जब तीनों कंडीशन आपको बराबर हो जाए, जब इसका हल पूछे तो इसका हल अनेक होगा। अनेक कहने का सेंस अनंत हल होगा। हल एक दे, दो दे, अनेक। अगर संगत असंगत में पूछता है तो इसका आंसर क्या हो जाता आपका? संगत हो जाता। ग्राफ पूछता तो संपाती, क्योंकि एक जगह कट रहा था तब ना ये प्रतिच्छेदी हुआ। ग्राफ ऐसा हो जाएगा, एक ही ग्राफ पर दूसरा ग्राफ चढ़ जाएगा, माने इसको हम संपाती कहते हैं। और ऐसे समीकरण को हम लोग आश्रित समीकरण कहते हैं। ऊपर वाले में कौन सा समीकरण होता? जब समीकरण पूछता तो ये हो जाता अविरोधी। जो हल नहीं देगा वो क्या हो जाएगा आपका? विरोधी। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको अनगिनत हल कहीं पर लिखल होगा, आपका उत्तर हो जाएगा डी। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। 14 नंबर प्रश्न कहिए। देखिए, एक बहुपद x² ax प्लस माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो b का मान होगा। बहुत सुंदर प्रश्न है, इसको समझिए। x² प्लस क्या हो गया ये, x² प्लस ax माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। जब ये द्विघात समीकरण है तो दो को शून्यक देगा। इसका एक शून्यक को मान लीजिए कि हम p मान लेते हैं, तो दूसरा समीकरण उल्टा हो जाएगा 1/p। कुछ भी मान सकते हैं, y मान लीजिए, z मान लीजिए, तो एक समीकरण क्या हो जाएगा? उल्टा 1/p। आपको बोला गया एक दूसरे के उल्टा है तो b का मान ज्ञात कीजिए, यानी हमें b चाहिए। b किसके जगह पर बैठा हुआ है? अगर द्विघात समीकरण के व्यापक रूप की ओर ध्यान दूं तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² माइनस bx प्लस c, माने c के पोजीशन पर बैठा है। और हम लोग दिमाग दोहराएंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? b/a, यानी c का कहानी तो आया नहीं, यानी शून्यकों के योगफल हमें काम करना ही नहीं है। तो हम कहाँ चले जाएंगे? दिमाग दौड़ा के शून्यकों के गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा डॉट बीटा बराबर कहिए c/ क्या होता है? a। हमने अल्फा एक शून्यक कितना माना है? p माना है, तो यहाँ क्या दे दीजिएगा? p दे दीजिए। एक शून्यक क्या माना है? बीटा का वैल्यू 1/p, तो यहाँ क्या दे देंगे? 1/p दे देंगे। यहाँ पर इसमें इसके व्यापक रूप में c के जगह हम कितना बैठा सकते हैं? तो कहिए -b बैठा सकते हैं। a के जगह क्या बैठाइएगा? क्योंकि x² का गुणांक कुछ नहीं है तो हम इसको क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। ये p से ये p कट जाएगा और इस माइनस को जब इधर फेंक दीजिएगा, यानी b का वैल्यू देखा जाए यहाँ पे, तो b का वैल्यू आपको -1 आ रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? b हो जाएगा। आई होप कि आप 14 नंबर प्रश्न को लगभग अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे और अपना प्रश्न है 15। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? एक बार देख लीजिए क्वेश्चन। अर्धवृत्त का कोण होता है, अब यहाँ पर 60 डिग्री होता है कि 90 डिग्री होता है कि 30 डिग्री होता है कि 45 डिग्री होता है? मन में सोचिए। जब भी हम इसको वृत्त बनाते हैं तो 360 डिग्री होता है, लेकिन जब इसका अर्धवृत्त कीजिएगा, यानी अगर इस टाइप का अगर हम अर्धवृत्त बना दूं तो इसका कोण कितना होगा? ये वाले कोण जो होता है आपको 45 डिग्री का कोण बनाता है, क्योंकि जब ही इसे आगे बढ़ेगा लगभग यहाँ पे 90 बन जाएगा ना, तो हमको अर्धवृत्त चाहिए 45, और यहाँ वाला कितना बनता है आपको? 45। 45 और 45 को जोड़ दीजिएगा तो टोटल कोण कितना हो जाएगा आपको? 90 डिग्री। आपसे पूछा गया है अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, तो पक्का आप 90 डिग्री पर टिक आउट कर दीजिएगा। जब वृत्त का कोण पूछते तो कितना हो जाता है आपको? 360 डिग्री। तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं और अपने 16वां प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है प्रश्न की द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a का वैल्यू आपको 0 नहीं लेना है, क्या ये वास्तविक मूल नहीं है? यदि किस केस में वास्तविक मूल नहीं होगा? यानी ये क्वेश्चन आपको विविक्तकर या विवेचक से रिलेटेड बात आप पढ़े होंगे। हम लोग जानते हैं ना, विवेचक का सूत्र क्या होता है? d बराबर होता है ना b² माइनस 4ac। इसकी 3 केस आप पढ़े होंगे, जिसमें पहला केस है आपका कि जब d का मान आपको 0 से ज़्यादा आ जाए, जब इसको ज्ञात कीजिएगा तो क्या होता है? मूल वास्तविक होता है और असमान होता है, यानी अलग अलग आता है। वहीं दूसरा केस हम ये भी बताएं आपको कि जब d का मान 0 आ जाए तो मूल वास्तविक होगा और समान होगा। और तीसरा केस पढ़ते हैं जब d का वैल्यू अगर मान लीजिए कि 0 से छोटा हो जाए, कहने का सेंस माइनस में आ जाए, तो ऐसी स्थिति में मूल आपका ज्ञात नहीं होगा। आपसे प्रश्न कह रहा है इसके लिए वास्तविक मूल नहीं होगा, माने मूल ज्ञात नहीं होगा। किस केस में? जब d का वैल्यू 0 से छोटा हो। और d का सूत्र हम क्या बताएं? b² माइनस 4ac।
और 0 से छोटा माने शुटकल। ऑप्शन आप डी में देखिएगा तो इसी b² माइनस 4ac को हम डी कहते हैं, यानी ये जो डी है ये आपको क्या दर्शा रहा है, 0 से छोटा दर्शा रहा है। तो वास्तविक मूल नहीं होने के लिए ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17वां प्रश्न को देखिएगा। कह रहा है यदि अल्फा तथा बीटा ये समीकरण का मान लीजिए कि शून्यक है, आपसे डिमांड किया गया 1/α प्लस 1/बीटा। जब भी आपको शून्यक इस रूप में दे दिया जाए, जो फाइंड करने के लिए बोला है ना वो आप लिख लीजिए, यानी 1/α प्लस 1/बीटा। अल्फा और बीटा का जब लघुत्तम लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको अल्फा डॉट बीटा। अल्फा से अल्फा कट के ऊपर बीटा हो जाएगा और बीटा से बीटा कट के ऊपर अल्फा होगा। लेकिन कभी भी देखिएगा कोई भी चीज़ लिखा जाता है ए से लेकर के जेड वाले लेटर में तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। कहने का सेंस, अगर हम इसको कल्पना की दृष्टि से ए मान लूँ और इसको बी मान लूँ तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बट्टा अल्फ़ा डॉट बीटा। हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ क्या दर्शा रहा है, शून्यकों का योगफल, और अल्फ़ा डॉट बीटा क्या दर्शा रहा है, शून्यकों का गुणनफल। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम लिख सकते हैं -b/a और अल्फ़ा डॉट बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं कहिए तो c/a। बट्टा की ये जो बट्टा है ना, इस a से इस a को आप कट कर सकते हैं, यानी यहाँ हम इस a से इस a को काट देंगे तो अपना डाटा क्या बच रहा है, -b/a। आप इस समीकरण की ओर चलिएगा तो x² के बगल में जो डाटा है वो आपका a दर्शा रहा है और x के बगल में जो डाटा है वो आपको -1 दर्शा रहा है और c हो गया -6। यानी यहाँ पे हम ये फॉर्मूला का माइनस b के जगह यहाँ पे नहीं कुछ होता, कितना ले लेंगे हम -1 ले लेंगे और c के जगह कितना ले लेंगे, सॉरी a के जगह a से कट गया ना, हाँ यहाँ c हो जाएगा। तो c के वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे -6। माइनस से माइनस कट के अपना जो डाटा आया है वो आया है 1/6। अब ऑप्शन में थोड़ा होशियारी बरतिएगा, कहीं पर माइनस में 1/6 रहता है, 1/6 प्लस में है, जो वैल्यू आपका पॉजिटिव फॉर्म में आया है तो आपका आंसर हो जाएगा प्लस वाला, अर्थात 1/6। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम लोग 18वां प्रश्न को देखेंगे और 18वां प्रश्न कह रहा है समांतर श्रेणी से रिलेटेड प्रश्न है। यानी ये प्रश्न कह रहा है कि समांतर श्रेणी -3 4 11 18 डैश 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 का 21वां पद। हम लोग जानते हैं समांतर श्रेणी में यानी जैमा पद बोले एक फॉर्मूला जानते हैं कि an बराबर होता है a प्लस n-1 कोस्टेज d होता है, जहां an या tn या l ये लास्ट पद को दर्शाता है। d जो होता है वो डिफरेंस सर्वांतर होता है, अर्थात दो पदों के बीच के अंतर को हम लोग d कहते हैं और ये पहला पद को दर्शाता है। जहां पे वहां लिखा रहे ना, समझिएगा कि वो आपको n का वैल्यू दिया है। यानी जब आपसे पूछे 21वां कौन सा पद पूछा गया है, 21वां पद, तो हम डायरेक्ट शॉर्टकट में a प्लस 20d लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये ट्रिक अपनाइएगा। जब पूछे आपको 20वां पद ज्ञात कीजिए तो a प्लस 19d लिख दीजिए, 50वां पद ज्ञात कीजिए तो a प्लस 49d। स्वाभाविक है, एक हम इसलिए घटा के लिखते हैं क्योंकि आपका फॉर्मूला इंडिकेट कर रहा है कि जैमा पद का है ना, उसमें से एक घींच करके उसमें d लगा दीजिए। यानी यहाँ पर देखा जाए तो पहला पद आपका -3 है और ये 20 कहाँ से लाए हैं, 21 में से एक घटा के, और डी किसको कहते हैं, दो पदों के बीच की अंतर। अर्थात अगर हम 4 और 3 को डिफरेंस करें तो थोड़ा गलती होने की चांस ज़्यादा रहता है ना। आप छोटे बच्चे के लिए बहरहाल जो शॉर्टकट है हम 11 से 4 घटा लेते हैं, तो 11 से जब 4 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, आपको 7 हो जाएगा। बाकी 4 में से 3 घटाइएगा फिर भी आपको 7 ही आएगा, क्योंकि आपको 3 जो है आपको माइनस के फॉर्म में है। तो डी का वैल्यू 7 हो जाएगा। यानी यहाँ अपना आंसर हो जाएगा -3 और 20 7 140। 140 से 3 को घोट जाइए तो कितने बच जाएगा, 137। आपसे पूछा गया था 21वां पद कितना होगा, 137, जो आपको नीचे देखने को मिलेगा ऑप्शन। चलिए हम नीचे आपको ऑप्शन दिखाते हैं 18वां प्रश्न का, 137। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही आंसर है ये डी। अब हम लोग बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न जो अपना है बहुत सुंदर प्रश्न है, इसको देखिए। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरण का मतलब होता है पावर आपको 2 ही होना चाहिए, पावर 3 नहीं। 3 हो गया तो त्रिघात हो जाएगा ना। और द्विघात का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c।
ढूंढिए जो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, अगर इसको तोड़िएगा ना तो एक्स क्यू ए माइनस बी का होल क्यू, ये भी ए क्यू के फॉर्म में आता है। यहाँ देखिए, चले पहले ऑप्शन यहीं से देख लेते हैं। जब भी रूट चढ़ जाए ना तो समझिए वो द्विघात समीकरण हुआ ही नहीं, क्योंकि x के ऊपर रूट दे ही नहीं सकते। ये यानी जो बहुपद नहीं हुआ वो समीकरण कैसे आ जाएगा। बहुपद होने की 3 कंडीशन है, पावर यानी घात, उसका ना रूट में होना चाहिए, ना माइनस में होना चाहिए, और ना ही बट्टा में होना चाहिए। इस घात को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ये तो बहुत सुंदर है एक्स स्क्वायर, लेकिन ये एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो -2 में आ जाएगा। तो ये अपने आप में जब बहुपद साबित नहीं कर पाया, इसको आप कैसे द्विघात समीकरण कह दीजिएगा। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बोकस चला जाएगा। यहाँ भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोकस से जब इसको ऊपर ले जाएगा तो माइनस में चल जाएगा। आप कहेगा गुरुजी कि यहाँ पे पावर 3 है तो ये त्रिघात ना हो जाएगा। नहीं, इसका ऑपरेशन करके देखिए ना। जब इसको ऑपरेशन करके देखिएगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल क्यू होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस दे दीजिए 3a स्क्वायर, यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर दीजिए अगुने बी प्लस 3a बी स्क्वायर यहाँ दे सकते हैं। यानी इस एक्स क्यू से एक्स क्यू को काट दो और ये -3x स्क्वायर हो गया। इसको जब इधर ले आइएगा तब प्लस में 3x स्क्वायर, उससे एक एक्स स्क्वायर हटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 2x स्क्वायर। यहाँ देखा जाए ऑलरेडी आपका डाटा है 3x, क्योंकि यहाँ पे 1 का स्क्वायर था ना, तो ये 3x को प्लस वाला डाटा को लेके आइएगा तो ये आ जाएगा माइनस में, और ये -1 क्यू ये वाले डाटा को इधर ले आइएगा तो ये भी आपको किस में आ जाएगा, प्लस में। यानी अपना प्योर समीकरण बन गया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, जो एक द्विघात समीकरण को दर्शाता है। आपका ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात एपीसीए प्रश्न है। इस प्रश्न में बोला है कौन सा पद 0 हो जाएगा। कौन सा पद यानी लास्ट पद या कौन सा पद है 0, यानी कहने का सेंस आपको ए एन का वैल्यू दिया हुआ है। ए एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला में, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि 80 से 76, 72, 68 ये घटते जा रहा है, यानी ये लास्ट पद आपको 0 दिया है, तो हम ए एन के जगह कितना चिपका देंगे, कहिए 0 चिपका देंगे। ए पहला पद अर्थात यहाँ 80 दे दीजिए। एन का वैल्यू हमें पता नहीं है तो नहीं है। और डी कैसे निकालते हैं, बाद के पद से पहले पद को घटाइए। जब 76 में से 80 घटाइएगा तो कितना होगा, 4। गलत बात, 76 में से 80 जब घटाइएगा तो 4 नहीं बल्कि कितना आएगा आपको, -4 आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा होश में रहिएगा, यहाँ पे हम -4 इसको दे सकते, लिख सकते हैं। यानी जब इसको 80 को इधर ले आइएगा तो 80 जब इधर आएगा तो कौन चीज़ में आ जाएगा, कहिए माइनस में आ जाएगा। और ये -4 से n में गुना कर दूं तो ये हो जाएगा -4n। -4 को -1 से गुना कर दूं तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, फिर 4 को इधर ले आइए, यानी -80। और ये 4 जब इधर आ जाएगा तो कौन चीज़ में आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। ये है आपका -4n। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा -84 बराबर -4n। माइनस से माइनस काट दीजिए, 4 से 84 को खोट दीजिएगा तो 21 चौका कितना होता है आपका 84। एन का वैल्यू कितना बोला है आपको निकालने के लिए, एन का वैल्यू ही बोला है ना, तो 21 हो जाएगा। करेक्ट आंसर है आपका बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अपना है 21वां। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 4 माइनस, बहुत सुंदर प्रश्न है, इसको देखिए। सामान्य पद 6 - 4n है तो इसका सर्वांतर क्या होगा। बहुत सुंदर प्रश्न है। यानी n के जगह पर हम एक बार 1 पुट करके देखेंगे, 2 पुट करके 3, ऐसे करके आप अनंत तक पुट कर सकते हैं तो आपको एक एपी का रूप पकड़ाएगा। अर्थात जब हम n का वैल्यू 1 लेते हैं तो अपना जो पहला पद होगा, पहला पद क्या हो जाएगा, 6 - 4 × 1, यानी कितना आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा ना। 4 कम 4, 6 में से 4 गया 2। दूसरे पद की बात करो, जब हम a2 लिख दिया अर्थात n के जगह हम कितना ले रहे हैं, 2, और इस मशीन में डालिए, माने 6 - 4 गुने n के जगह 2 चिपकाइएगा तो ये हो जाएगा आपको 6 - 4 दूना कितना हो जाएगा, 8, यानी अपना डाटा आ गया -2। अब आपसे पूछा गया सर्वांतर। सर्वांतर कहने का सेंस बाद के पद से पहले पद को घटाना है, यानी हमको -2 में से पहला पद कितना है, 2 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा अपना -4। आपसे पूछा था सर्वांतर क्या होगा, और सर्वांतर आपका करेक्ट आंसर है C -4। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए।
प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है, इनको देखिए। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी उसी को कहते हैं जिसका सर्व आंतर सब बराबर हो। अर्थात इसमें देखिएगा तो 4 में से 2 को हटाइएगा, जब घटाइएगा तो 4 में से 2 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा जब घटाइएगा तो। -6 में से जब 4 को घटाइएगा तो ये -10 हो जाएगा। दोनों 6 नहीं ना आया, माने ये AP के रूप को नहीं दर्शाता है। A² में से A घटाइएगा, फिर AQ में से A² घटाइएगा, दोनों का सर्वांतर अर्थात बराबर नहीं आ रहा है। ये भी ऑप्शन आपका बोकस जा रहा है। यहाँ देखिएगा अगर 3 में से 1 हटाइएगा तो 2 हो जाएगा, 9 में से 3 हटाइएगा तो 6 हो जाएगा। ये भी ऑप्शन क्या हो जा रहा है आपका, बोकस। अर्थात कहने का सेंस सर्वांतर समान नहीं आ रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर C हो जाएगा। आप इसका मिलान कीजिए कैसे, 1/2 में से 3/2 को घटाइएगा तो देखिए ना, 3 गो आम में से 1 आम हटा दीजिएगा तो -2 गो आम, या बट्टा पर का घटाव कीजिएगा तो ये कट खोट के -1 देगा। ऐसे ही -1/2 में से -1/2 को घटाइएगा तो -आधा कितने होता है, -1 हो जाएगा। यानी दोनों अंतर आपका समान आ रहा है, तो करेक्ट आंसर आपका C हो जाएगा। चलिए हम लोग 30वें प्रश्न की ओर चल बढ़ते हैं। कह रहा है मूल बिंदु के नियामक है। हम लोग जानते हैं कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है, कोऑर्डिनेट होता है, वो कितना होता है, 0 0 होता है। जब इसको इस रूप में बांटिएगा तो यहाँ प्लस प्लस को दर्शाता है, ये माइनस प्लस को दर्शाता है, ये माइनस माइनस को दर्शाता है, और ये प्लस माइनस को दर्शाता है। पहला वाला सिंबल है वो एक्स एक्सिस को दर्शाता है और बाद वाला सिंबल वाई एक्सिस को दर्शाता है। बहरहाल आपका प्रश्न पूछा था मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है, नियामक क्या है, तो आपका 0 0 है। करेक्ट आंसर 0 0 होगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 24वां प्रश्न जो कह रहा है, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों क्या है आपका समरूप है, तो ऐसे केस में आपको एरिया पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। दो त्रिभुज जब आपस में समरूप होते हैं तो उसका क्षेत्रफल जो होता है उनके भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये समरूप त्रिभुज का थ्योरम है, 6ठा चैप्टर में आप देखे होंगे। तो एक भुजा आपको QR दिया है, यानी अगर हम इस तरीके से त्रिभुज ड्रॉ कर ले, एक त्रिभुज अपना ABC है और एक त्रिभुज आपको कितना दिया है, PQR। पहले त्रिभुज PQR है तो पहले QR का वैल्यू कितना दिया है, QR का वैल्यू 2 दे दिया है, ये भुजा का अनुपात। और ABC में BC का वैल्यू 3 दिया है, तो ये दोनों का वर्ग का अनुपात हो जाएगा। अर्थात 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9। यानी कहने का सेंस ये 4/9 आपका ऑप्शन A हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। और 25वां प्रश्न अपना क्या कह रहा है उनको देखिए। कह रहा है यदि दी गई आकृति में x का मान क्या है, क्या हुआ सर, दी गई आकृति में x का वैल्यू ज्ञात करना है। बहुत सुंदर प्रश्न है ये। जब त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है, हम लोग जानते हैं। जिसमें 50 और 60 को जोड़िएगा तो 110 हो जाएगा। तो ई कोण आपको ज्ञात हो जाएगा। कहिए कितने ज्ञात हो जाएगा, यानी 70 डिग्री। और जब त्रिभुज के बहिष्कोण जो होता है आपस में देखा जाए तो सम्मुख कोण एक तरीका से बराबर होगा। ये 70 है तो ये कितने हो जाएगा, आपको 70 ही डिग्री हो जाएगा। तो आई होप x का वैल्यू इसमें पूछा गया आपसे निकालने के लिए, तो कितना हो जाएगा आपका 70 डिग्री। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु R के लिए आपको दो निर्देशांक दिया R और S, इससे मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का सूत्र हम लोग जानते हैं ना क्या होता है। अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई आपका एक डाटा x1 y1 दिया है और यहाँ B के लिए दिया है आपको x2 और y2, आपसे मध्य बिंदु पूछा गया, इसका नाम मान लीजिए कि हम P ले लिए हैं, xy पूछा गया है, तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 जोड़ x2/2 y1 जोड़ y2/2 होता है। यहाँ पे पहला वाला जो डाटा है वो x1 को दर्शाता है और ये x2 को दर्शाता है, ये y1 को दर्शाता है, ये y2 को दर्शाता है। तो शॉर्टकट में देखा जाए x1 के जगह 0 चिपका दीजिए, आप प्लस x2 के जगह 8 चिपका दीजिए, बट्टा में 2 दे दीजिए, y1 की जगह 6 दे दीजिए और यहाँ 0 दे दीजिए, बट्टा में 2। काट खोटी कीजिए, 0 से जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा ना, जब काटिएगा तो ये 4 हो जाएगा, इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपका ऑप्शन कहीं पे दिखता होगा 4,3, जो आपको डी ऑप्शन में दिखता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न की ओर। हम पार्ट 1 वीडियो प्रयास रहेगा क्योंकि बड़ा लॉन्ग हो रहा है, तो 50 ही क्वेश्चन देंगे, 50। उसके बाद पार्ट 2 में आपको 50 क्वेश्चन का सोल्यूशन दे देंगे, ठीक है। थोड़ा फास्ट में आप खींचेंगे।
ये प्रश्न कह रहा है आपका 27 नंबर, बिंदु इतना के बीच की दूरी क्या है। दूरी सूत्र हम लोग जानते हैं ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अब प्लस होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखा जाए तो यहाँ x2 का वैल्यू 8 है, उसमें से लेस कीजिए 4 को, अर्थात 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। y2 का वैल्यू 2 है, उसमें से आप 6 का स्क्वायर घटा दीजिए। 8 में से 4 गया यानी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 2 में से 6 गया माने -4, -4 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 16, 16 को जब जोड़ दीजिएगा तब 32 हो जाएगा, 32 को जब तोड़ दीजिएगा तो 4 चौका 16 दूना 32, दो को जोड़ी बन के एगो बाहर निकल गया, यानी 4√2 आ रहा आपका आंसर। कहीं पर देखिएगा तब 4√2 आपका इकाई है ये। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 28 नंबर, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमेशा कितना होता है, तो याद है कि 1 होता है। इसका आंसर कितना देना है हम लोग को, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा थीटा बराबर है। अगर हम वैल्यू पुट करेंगे ना साइन थीटा का वैल्यू √3/2 उसका स्क्वायर करके, फिर कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर करके, तो डाटा 1 आ जाएगा। जब थीटा में थीटा मैच करें तो फास्ट में आप मार दीजिएगा कितना हो जाएगा C, क्योंकि यहाँ थीटा थीटा मिल रहा है। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। आइए 30 नंबर क्वेश्चन, किस पाद में स्थित है। हम आपको पाद बताए हैं, ठीक है ना, और ये होता है ना कोऑर्डिनेट, यानी ये यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव है, यहाँ आपका पॉजिटिव नेगेटिव। देखिए यहाँ नेगेटिव है ना, यहाँ नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है। और नेगेटिव नेगेटिव किस में आया, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड है, ये क्या आपका थर्ड है, ये क्या आपका फोर्थ है। आपसे पूछा गया था दोनों में माइनस से लागल है ना, तो कौन पाद में चला जाएगा, ये तृतीय पाद में चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिभुज PQR की भुजा, त्रिभुज PQR, इस टाइप से आपका मान लीजिए एक ड्राइंग बना लेते हैं। हमारा ये PQR है कि भुजा QR, ये है ना QR, बिंदु S तक इस प्रकार बढ़ाया गया है। ये QR को बिंदु S तक मान लीजिए इस प्रकार बढ़ाया गया है कि एंगल PRS यानी PRS ये वाला कोण आपको कितना दे दिया है, 120 डिग्री दे दिया है। और QPR यानी QPR ये वाला कोण आपको कितना दे दिया है, 63 डिग्री दे दिया है, तो यहाँ 63 दे दीजिए। आपसे डिमांड किया जा रहा है PQR अर्थात ये वाला कोण आपसे डिमांड किया जा रहा है। एक बात बताइए, तो अगर कोई लाइन हम ऐसे खींचे तो ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा, आप कहिएगा सर 180 डिग्री का कोण बनाएगा। यहाँ पे जब 120 दिया है तो आप तो पक्का पुक्की कह दीजिएगा सर जी कि 60 डिग्री होगा। और त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180, अर्थात ये Q वाला कोण को हम रोक लेते हैं, हमें पता नहीं है, लेकिन इसमें हम 63 को और 60 को जोड़ दूं तो ये टोटल ऐड कितना हो जाएगा, 180। केवल आपसे कोण Q डिमांड किया गया है, यानी 180 से हम घटा देंगे। अगर 60 और 63 को जोड़िएगा तो 100 कितना हो जाएगा, 23 घटाइए 7 3 10 और 17 में से 12 गया 5, यानी 57 डिग्री। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक, किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो वो त्रिभुज क्या कहलाता है। यानी देखा जाए ये कोई मान लीजिए कि त्रिभुज है और विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है, अर्थात ये इसको काट दे, ये कोण इसको काट दे और ये इसको काट दे, समद्विभाजित यानी समान अनुपात में विभाजित करता है। तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग कौन सा त्रिभुज कह सकते हैं। यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज क्या होगा। तो ऐसे त्रिभुज हम अपने आप में देख सकते हैं समबाहु त्रिभुज को ही दर्शाएगा। देखिए, क्योंकि सब भुजा बराबर होगा तभी ना बीचे बीच इसको काटेगा जी, तभी नहीं ये बीचे बीच इसको काटेगा और ये बीचे बीच इसको काटेगा। तो ये केवल समबाहु त्रिभुज में संभव है, समकोण में ऐसा संभव हो ही नहीं सकता है। और समद्विबाहु में दो में तो बराबर जाएगा, तीसरा एकदम ये गड़बड़ हो जाएगा। अभी समबाहु तो अलगे अलगे है, तो कभी भी विषमबाहु, समद्विबाहु और समकोण में हम ऐसा कंडीशन नहीं पा सकते। तो ऐसा कहाँ चला जाएगा, आपको समबाहु के अंतर्गत चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिभुज ABC में, ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को, थ्योरम है, ये थ्योरी है। त्रिभुज ABC है, ABC में ये DE पैरेलल BC है। तो आपसे पूछा गया है कि AD बट्टा DB, यानी ये आपको 2 दे दिया, ये आपको 3 दे दिया। आपसे पूछा गया AE बट्टा EC, AE बट्टा EC ये पूछा गया है। तो ये क्या होगा, इसका अनुपातिक होगा। अगर ये 2 है तो ये 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, यानी आपसे अनुपातिक पूछा गया है। ये 2 है तो 2 ये होगा या 3 है होगा, अनुपातिक फॉर्म में होगा। हम लोग देखते हैं ऑप्शन को,
एक मिनट, अच्छा तो ये 2 और 3 में ही आ जाएगा आपको, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ 2 और 3 ही हो जाएगा इसका आंसर। तो आइए अब हम लोग 34 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34 प्रश्न कह रहा है 34वां कि त्रिभुज ABC और DEF यानी AB बट्टा DE और BC बट्टा FD मतलब अनुपातिक है, समरूप होंगे। किस केस में समरूप होंगे? जब दो भुजा आपको अनुपातिक रूप से बराबर है तो एक कोण आपको बराबर होना चाहिए, यानी SSA आपका थ्योरी यहाँ फॉलो करना पड़ेगा। अगर यहाँ से अगर मान लीजिए एक ड्राइंग हम त्रिभुज ABC और एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं DEF, इस तरीके से त्रिभुज DE और F दे देते हैं, यानी AB बट्टा DE यानी ये भुजा इसके अनुपातिक है, और BC बट्टा FD, BC और बट्टा में आपका दिया है FD यानी ये अनुपातिक है। तो आपको ये एंगल B जो है दो भुजा के बीच, और इसमें एंगल आपको D, यानी यहाँ पर देखिएगा तो B और D आपस में क्या होना चाहिए आपको बराबर, तभी ये आपको समरूप को दर्शाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अपना 35 की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है कि दी गई आकृति में आपको PQO केंद्र वाले, इसको क्लीन नहीं कर पाए थे ना, हाँ, यहाँ बढ़ा हुआ भाग है जिसमें OQ की दूरी आपको 3 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है, वही PQ 4 सेंटीमीटर है, ये 4 है। तो बाहरी भुजा जो खींचा जाता है ना किसी वृत्त की स्पर्श रेखा पर, तो वो आपको 90 डिग्री को दर्शाता है, अर्थात समकोण बना दिया। जब ये समकोण हो गया तो पाइथागोरस साहब कहता है कि दो भुजाओं का वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, अर्थात ये बड़ी भुजा आपको निकालोगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दोगे 25, बाहर कितना निकल जाएगा आपको 5, यानी O से लेकर के P आपसे OP डिमांड किया गया था, तो OP की दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ हम लोग देखेंगे ऑप्शन में, तो ये हो जाएगा आपको 5 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर आपका C है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 37 की ओर बढ़ेंगे, 36 की ओर। 36 नंबर कह रहा है कि एक्स अक्ष से बिंदु, कौन सा अक्ष लेना है हम लोग को? एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी क्या होगा? एक्स अक्ष से पूछा है ना, ये मान लीजिए वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अगर ये एक्स अक्ष से मान लीजिए यहाँ 8 है और वाई अक्ष, ये तो पहला एक्स को दर्शाता है, दूसरा कितना है वाई को दर्शाता है। तो आपसे बोला गया एक्स अक्ष से दूरी, ये वाला अक्ष को हम लोग एक्स अक्ष कहेंगे। यहाँ से अगर इस पॉइंट को हम दर्शाए तो यहाँ पर मान लीजिए 8 और 12 शो कर रहा है, अर्थात ये पॉइंट 8 को और ये वाला पॉइंट अब अगर 12 को शो कर रहा है तो यहाँ पे ये पॉइंट 8 12 को शो कर रहा है, तो ये एक्स एक्सिस से कितने दूर पर है? तो एक्स एक्सिस से 12 मीटर ऊपर है, अगर सेंटीमीटर हो मीटर हो जो भी हो, 12 इकाई आपको दूर है, तो यहाँ पे आपको 12 इकाई लेना पड़ेगा, न कि 8 पे टिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 37 नंबर, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण कितना डिग्री होता है? अभी जस्ट बताए थे कि मान लीजिए कि कोई स्पर्श रेखा जा रहा है और इस त्रिज्या से, तो इसके बीच का कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री से पहले एक क्वेश्चन हम लोग सोल्यूशन भी किए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए, 38 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38 प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति को, यहाँ पर थोड़ा आकृति आपको दिखाना पड़ेगा और क्वेश्चन आपको लग रहा है कि कटेगा, मैं एडजस्ट करने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। कह रहा है कि दी गई आकृति में TP और TQ दो स्पर्श रेखा, ये दोनों क्या आपका स्पर्श रेखा है, जो कहाँ O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार एंगल PTQ 50 डिग्री है। PTQ यानी ये कोण आपको कितना डिग्री दे दिया है? 50 डिग्री दे दिया है। और POQ आपसे डिमांड किया जा रहा है। POQ यह एक प्रकार का चतुर्भुज को दर्शाता है। कैसे चतुर्भुज को दर्शाता है? ये कोण कितना डिग्री हो गया? तो कहिएगा 90 डिग्री। ये वाली कोण कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। और एक कोण आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, तो आपसे ये कोण डिमांड किया जा रहा है चतुर्भुज में, तो 90 और 50 को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 90 और 50 को अगर मैं जोड़ दूं तो 9 9 18 और 5 कितना हो जाएगा? 223। और चतुर्भुज के चारों कोण का योग होता है आपको 360 डिग्री। उस 360 में से
230 को घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको 130 डिग्री, यानी ये कोण आपको 130 डिग्री आ रहा है। ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 38 के बाद 39 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है दिए गए समकोण त्रिभुज PQR, इस टाइप से मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें Q क्या है आपको समकोण है, अर्थात यहाँ P ले रहे हैं तो यहाँ आपको Q देना पड़ेगा और ये हो जाएगा आपको R, जिसमें PQ की दूरी आपको 3 दिया हुआ है और PR की दूरी कितना दे दिया है 6 दे दिया है, और PRQ यानी ये कोण आपको थीटा दिया है। आपसे डिमांड किया गया कि थीटा का मान क्या होगा। यहाँ से जब हम झांकेंगे त्रिकोणमिति में देखेंगे तो साइन का फॉर्मूला आपको फिट बैठ रहा है, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है कहिए लंब, यानी इस थीटा से इधर देखिएगा तो लंब बट्टा कर्ण माने 6, काट खोट के कितना देगा ये 1/2। हम लोग जानते हैं कि साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कहिएगा सर कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। ये साइन से साइन कट गया, यानी थीटा का वैल्यू कितना डिग्री आ जाएगा आपको 30 डिग्री। तो 39 नंबर प्रश्न में आपका आंसर कितना आ जाएगा 30 डिग्री होगा आंसर। देखिएगा ऑप्शन में कहीं पर 30 डिग्री दिया है, तो ऑप्शन आपका ए ये करेक्ट हो जाएगा आपको 30 डिग्री। ठीक, देखिए बार बार हमको क्या है ना पेन गड़बड़ ये भाग जाता है, AI पेन से बनाते हैं। तो 40 नंबर प्रश्न को देखिए, आपको दिखता होगा 40 नंबर प्रश्न कि tan A बराबर इतना है तो cos A का मान क्या होगा। पेन सेलेक्ट करके हम लोग बनाते हैं, यहाँ देखा जाए, यानी अगर हम मान लीजिए कि यदि tan A 3/4 है, अगर हम मान लीजिए कि यहीं पर A और B और C पुट कर दिए और A है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना कि लंब बट्टा क्या होता है आधार। A से सामने वाला भुजा लंब होगा, अर्थात ये 3 दिया है, और A के सटी हुई भुजा आधार होगी, अर्थात ये वैल्यू आपको 4 दिया, और ये समकोण त्रिभुज है तो ऑटोमेटिक ये क्या होगा ट्रिपलेट से 5 निकल जाएगा। आपसे पूछा जाएगा cos A, तो आँख यहाँ रखिए, जहाँ इंडिकेटर भुक भुक कर रहा है वहीं आप आँख रखिए, अर्थात हम लिख सकते हैं कि cos A बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण होता है। अब A के लिए सटी हुई भुजा आधार कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और कर्ण कितना हो जाएगा आपको 5, तो आंसर हो जाएगा आपका 4/5, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 41 नंबर प्रश्न क्या कहता है इनको देखिए। 41 नंबर प्रश्न बहुत सुंदर प्रश्न है, अर्थात जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो ध्यान रखिएगा कि आप सीधा आंसर इसका 1 हो जाएगा, अब माइनस में रहे तो कितना हो जाएगा 0। अब ये कैसे होता है इसको हम थ्योरी में आपको पढ़ाएंगे, बहरहाल समझ लीजिए। एक डाटा को चेंज कर दीजिए, ऊपर वाला डाटा को चेंज करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं माने कॉट इसको 90 माइनस आप 46 लिख सकते हैं, यहाँ पे 90 माइनस 46 का ये 44 से लिखल है ना। अब बट्टा में ऑलरेडी क्या है आपका tan 60 डिग्री है, 60 नहीं 46 डिग्री है। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है कहिए tan थीटा, अर्थात इसको आप tan 46 लिख सकते हैं, नीचे ऑलरेडी आपका tan 46 है, दोनों को कट खोट के कितना आंसर दे देगा आपका ए दे देगा। चलिए अब हम लोग 42 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कह रहे हैं निम्नलिखित में किसका मान सबसे ज़्यादा है। देखिए tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, sin 45 का वैल्यू कितना होता है √2 होता है, cos 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 90 का वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते हैं, है ना, यानी cos 0 का वैल्यू 1, cos 90 का वैल्यू आप 0 कर सकते हैं, लो 0 दे देता हूँ 0 होता है सॉरी, और sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है। मन में सोचिए इसका जब आंसर निकालिएगा तो 0.5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, √2 का वैल्यू 1.4 कुछ होता है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू आपका किसका आ जाएगा sin 45 का आ जाएगा। वहीं 43 नंबर प्रश्न की ओर चर्चा किया जाए तो 43 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि वृत्त की परिधि आपको 88 सेंटीमीटर दिया है तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा। हम लोग जानते हैं ना कि वृत्त का परिधि आपको कितना होता है 2πr, और परिधि दिया कितना है 88, यानी पाई का वैल्यू होता है आपको 22/7, रेडियस हमें पता नहीं है, यहाँ 88 दीजिए, 22 दूना 44 से 88 को 2 मरतबे में काट दीजिएगा, यानी रेडियस कितना हो जाएगा 7 दूना 14। आपसे पूछा गया है रेडियस यानी 14 सेंटीमीटर, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न की ओर बढ़िएगा और 44 प्रश्न को देखिएगा। कह रहा है त्रिभुज PQ में R क्या है आपका समकोण है। अगर आप इस तरीके से ट्रायंगल बनाइएगा
और इस ट्रायंगल में बोला गया है आर कहाँ पर देना है, जहाँ आपको समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये पी हम ले लिए, ये आपको समकोण बन रहा है। आपसे पूछा गया साइन पी प्लस साइन क्यू का मान क्या होगा। जब ये 90 डिग्री है तो स्वाभाविक है ये कोण और ये कोण, दोनों कोण का योग कितना हो जाएगा आपको 90 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। और जब ये 90 हो जाएगा तो हम लोग जानते हैं ना साइन 90 का वैल्यू कितना होता है आपको 1 होता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 45 नंबर। हम 50 प्रश्न जैसे तैसे समझिए एडजस्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है। ये है 45। यदि अल्फा बट्टा 4 बराबर 15 डिग्री है तो आपको इतना का वैल्यू पूछा गया है। अगर मैं अल्फा डिमांड करूँ कोणमा कोण में गुना करके तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा आपको 60 डिग्री, 15 चौका 60 डिग्री। अब यहाँ पुट कीजिए, यहाँ दे दीजिएगा रूट कॉसेक 60 का मान क्या होता है। जब साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है तो कॉसेक 60 का मान हो जाएगा 2/√3। और इस √3 से ये √3 कट जाएगा तो बच गया 2, अर्थात अपना आंसर कितना हो जाएगा बी, 2 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। 46 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि R1 R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों का क्षेत्रफल का योग R है, योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो तो ऐसे केस में क्या होगा। यानी हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, इस टाइप से आपको दिया है पाई R1² फिर पाई R2², इधर हो जाएगा आपको पाई R²। अगर मैं पाई कॉमन ले लूँ तो अंदर में बच जाएगा R1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपको पाई R²। पाई से पाई कट गया। आपसे डिमांड किया गया R² बराबर R1² जो R2², जो आपको कहाँ देखने को मिलेगा बराबर में। चलिए ये ऑप्शन आपका हो जाएगा सी में देखने को मिलेगा, R² बराबर R1 का स्क्वायर जो R2 का स्क्वायर। उत्तर आपका सी हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए। 47। साइन 90 - a बराबर क्या होता है, ये तो फॉर्मूले हैं कॉस ए, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपका उत्तर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर क्या है खड़ा है। एक दीवार बना देते हैं इस टाइप से। ये 15 मीटर सीढ़ी है जो ऊर्ध्वाधर दीवार पे खड़ा है, शीर्ष तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण अगर बनाता है तो आपसे पूछा गया दीवार की ऊंचाई, अर्थात ये डिमांड किया गया है। अब इसमें त्रिकोणमिति के किस फंक्शन का आप अप्लाई कीजिएगा ताकि आपको ये हाइट निकल जाए, तो सीधा साइन अप्लाई कीजिए। हम लोग जानते हैं ना साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब। लंब कितना आपका h है, अब बट्टा में कर्ण, बट्टा कितना दीजिएगा 15। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 बराबर h/15। अब कोणमा कोण में से गुना कीजिएगा तो सीधा का सीधा h बराबर कितना निकल जाएगा 15√3/2, 15√3 अब बट्टा में कितना आ जाएगा आपको 2, कोणमा कोण में से गुना कीजिएगा, यही आपका आंसर होगा 15√3/2। देखिए ऑप्शन होगा नीचे दिया हुआ 48 का 15√3/2। कहीं गड़बड़ किए हैं क्या। 15 मीटर लंबी सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार से शीर्ष तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है तो दीवार की ऊंचाई तो हम सही निकाले हैं जी। 15 मीटर लंबी सीढ़ी है, बिल्कुल 15 मीटर लंबी सीढ़ी है, और ये दीवार की ऊंचाई चाहिए, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। और साइन 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है √3/2 होता है। और साइन थीटा बराबर होता है लंब यानी h बट्टा कर्ण माने 15। यहाँ हम अगर √3/2 दे दिए तो ये हो गया h/15, 15 √3/2 होता है। इसका देखना पड़ेगा है ना दीवार की ऊंचाई। ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है तो इनको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। 39 नंबर, इसमें आपको दिया ही नहीं है कहीं पर इस टाइप का आंसर। 49 cot 1 डिग्री और cot 89 डिग्री, जब ये गुना में हो ना तो हमेशा इसका वैल्यू देखिए क्या होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cot 1 डिग्री डॉट cot 90 - 1 इसको लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा आपको cot 1 डिग्री या डॉट tan 1 डिग्री, क्योंकि cot 90 - थीटा क्या होता है tan थीटा, और दोनों कट के कितना देता है आपको 1 डिग्री। चलिए हम लोग लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे।
और 50वां प्रश्न है कि r त्रिज्या वाले गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। आज आपके पास जो ये बहुत स्लो वीडियो बना है, इसका मेन रीज़न ये है कि हम AI पेन से बना रहे थे और हम लोग को अभी टेक्निकल उतना अनुभव नहीं इसमें बढ़ पा रहा है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे और हमारी टीम आपके साथ बेहतरीन काम करेगी। आप ज़रूर जुड़िए। हम लोग का पूरा प्रयास है कि फ्री ऑफ कॉस्ट इस बार 2026 की जो परीक्षा है, इसके लिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कहा जाए कि आपको क्रैश कोर्स के जैसे आपको तैयारी कराएंगे। ठीक है, कोई पैसा वैसा नहीं लगेगा, बस आप लोग का थोड़ा सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो लेते विदा आप सभी से। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।